इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, उस पर आवेश नहीं होता है। तो प्रश्न करा न्यूट्रल पर आवेश होता है तो आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। करा वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। वैद्युत अपघट की बात बोल रहा है दोस्त, नहीं कि अथे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं, यानी जो वायर होता है उसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश प्रवाह होता है, लेकिन इसमें वैद्युत अपघट बोल रहा है। तो वैद्युत अपघट में आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा क्या। कांच के टुकड़े जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराएंगे तो कांच पर कौन सा आवेश होगा। कांच के टुकड़े को कौन सा आवेश होगा, रेशम से पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा, ऋणावेश, बी। फिर कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या होते हैं। कूलम्ब का नियम हम लोग जानते होंगे कि दो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले गुणनफल Q1 इंटू Q2, यानी दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर निर्वात के प्रावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट 0, जिसको सूचित करते हैं प्रावैद्युतशीलता को, पर निर्भर करता है। तो ये तीनों पर निर्भर करता है दोस्त। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। डी आंसर हो जाएगा। जैसे कूलम्ब का नियम कहता है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कूलम्ब का नियम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, धनावेश से चलता है विद्युत बल रेखाएं और ऋणावेश पर खत्म होती है। दूसरा ऑप्शन है ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर खत्म होती है। तीसरा ऑप्शन अनियंत्रित है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कि कोई भी विद्युत बल रेखाएं जो चलती है धनावेश से शुरू होता है, धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पर खत्म होता है, धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पर खत्म होता है, धनावेश पर शुरू होता है और ऋणावेश पर खत्म होता है। धनावेश से शुरू होगा और ऋणावेश पर खत्म होता है विद्युत बल रेखाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो शून्य होती है दोस्त। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोले है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की बात बोल रहा है, ऊपर में तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर में आवेश होता है। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है, निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है, तो साइमन होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन, ऑप्शन सी।
कौन सी चालकता का मात्रक है? साइमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ये देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसी लंबाई एल लंबाई के चालक के आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L के कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो जब भी तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध में बढ़ोतरी होती है, तो कारा 3L कर दिया जाता है, यानी उसका 3L कर दिया जाता है, यानी तो उसकी लंबाई में जब वृद्धि होगी तो उसके में प्रतिरोध का भी बढ़ता है, तो 3L कर दिया जाता है, यानी 3 × 3 यानी 9 गुना हो जाता है, 3² होता है उसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है, L² यानी 9 गुना हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल L² होता है जब भी प्रतिरोध बढ़ता है। जब लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा का क्रमशः क्या होती है? प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो, प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो क्या होगा? प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, इसी तरह से समांतर क्रम होती है, समांतर क्रम में जुड़ा हो तो तो विभव क्या होगा? तो विभव समान होता है, विभव समान होता है और प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है? भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट। टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है, संधारित्र कार्य करता है, संधारित्र जो कार्य करता है किस पर करता है? संधारित्र करता केवल AC पर, कैपेसिटर के बारे में बोल रहा है, उसी को संधारित्र बोलता है। C= कोई भाई भी बोलता है, तो केवल AC पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है? उनकी सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर, किस पर निर्भर करता है? तो इसमें सभी ऑप्शन सही है दोस्त, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। संधारित्र कैपेसिटर किस पर निर्भर करता है? तो उसके सतहों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के, दोनों प्लेट जो रहता है, संधारित्र एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, और इसके बीच जो रहता है इसके सतहों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, इसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। इस तरह से कैपेसिटर होता है, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम की दूरी पर निर्भर। उपरोक्त प्रश्न सभी सही, उपरोक्त ऑप्शन सब सही दिया हुआ है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रवैधुत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का प्रवैधुत स्थिरांक एक से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बोर्ड ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो होता है 36 ×
10⁵ जूल होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत घंटी भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, मोटर भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। करंट इसमें प्रभाव होता है तो विद्युत घंटी आवाज़ देती है, गैल्वेनोमीटर उससे नापा जाता है। विद्युत धारा जब प्रवाह होती है फिर मोटर में भी विद्युत धारा का अति होता है। सभी इससे क्या है, ये भी उपकरण हैं, सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, डी। डी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो विद्युत धारा हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, तो समान होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मीटर जो विद्युत धारा मापता है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो मापता है अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर मीटर जो वोल्टेज मापता है, मीटर जो वोल्टेज मापता है, मीटर जो वोल्टेज मापता है, वोल्ट मीटर से मापते हैं हम लोग। मीटर जो प्रतिरोध मापता है, तो ओम मीटर से हम प्रतिरोध मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम होता है। ऑप्शन ए। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज, लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज मापी जाती है। किससे मापी जाती है, वोल्ट से मापी जाती है, माइक्रो वोल्ट से मापी जाती है, कि मिली से मापी जाती है, कि किलोवाट से, तो किलोवाट से मापी जाती है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्त। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर, चालक की बनावट पर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। फिर ये 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक 100 वोल्ट है और धारा कितना है, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर धारा है। अब वोल्ट कितना है,
सौ वोल्ट है। तो विद्युत धारा की शक्ति P इक्वल टू आई भी होता है, P इक्वल टू आई भी। तो धारा दिया हुआ है कितना, 6 एम्पियर। अब वोल्ट कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो विद्युत 6 एम्पियर इंटू वोल्ट कितना है, 100, यानी कि 600 वाट हो जाएगा। से 600 वाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना होगा। प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना हुआ, आर दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है कितना, प्रतिरोध जो दिया हुआ है 1.5 ओम, और कितना वोल्ट दिया हुआ है, 150 वोल्ट दिया हुआ है प्रश्न में। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कितना होगा, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना हो जाएगा। तो इसको पहले निकालिए, P आई भी होता है। तो इससे पहले निकाल लीजिए क्या, इससे निकाल लीजिए करंट, इसे करंट निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति पूछ रहा है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। तो वोल्ट दिया हुआ 150 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर लगा देंगे यहाँ पर 150 वोल्ट। इसमें 150 वोल्ट लगाया जाता प्रतिरोध द्वारा, या आर कितना है, इसे करंट पहले निकाल लेंगे, आई 1/1.5। तो एक शून्य शून्य खत्म हो जाएगा, तो ऊपर एक शून्य जाएगा, 15 15 यानी 100 आएगा आई। तो फिर कह रहा है प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति P इक्वल टू आई भी, यानी कि 100 गुना 15 1.5, तो 1500, सी आंसर आ जाएगा। फिर है 1500 वाट की हीटर द्वारा 1500 की वाट की हीटर द्वारा 1500 वाट की हीटर द्वारा 4 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। तब 4 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा 500, 4 घंटे में खर्च की गई, यानी कि 1000 यूनिट बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 यूनिट बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 यूनिट बराबर 1 यूनिट होता है। 1000 वाट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है 1000 वाट बराबर। और यहाँ पर देखिए कि 4 घंटे में चली गई, यानी कि WT ऊर्जा क्या होगी, WT यानी 15 चौका 60, यानी 6000 वाट, 6000। टेक्निकल प्रॉब्लम, 6000 वाट, 6000 वाट के मतलब यानी 6 यूनिट, 6000 वाट के मतलब 6 यूनिट, 1500 इंटू 4, यानी 15 चौका 60, यानी 6000 वाट, यानी 6 यूनिट। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा खपित की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा
विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगा? तो अधिक होगा। 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा और 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा क्या होगी? तो अधिक होगी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। इसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3839 दिख नहीं रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 39 के नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।